आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आकृति सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति रमेश मेहता द्वारा लिखित अपराधी कौन, जिसका निर्देशन किया है युवा रंगकर्मी सुमन सक्सेना अंकुर जी ने। नाटक की अवधि है 1 घंटा 15 मिनट। नाटक शुरू होने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने फोनों को साइलेंट कर लें। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो हमने बाहर गेट पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। जो भी लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं वो बाहर डोनेशन देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक अपराधी कौन। मंदिर भंडारा काम कीजिए, मैं ये चेक साइन कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग को जाके इसमें से 5-5 हजार रुपए दे दीजिएगा, ठीक है मुनि जी? ये इनकी पास और मेरी तरफ से सबको नमस्कार भी करिएगा। श्यामू दादा, श्यामू दादा, मेरी साथ का है। अल्लाह अल्लाह यही है। बात कौन सरकार? दो बहुत दादा। दान धर्म अच्छा करना सरकार, लेकिन ये मारने वाले बहुत बेवकूफे होते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। इनकी नीयत बहुत खाली होती है सरकार। आप देने से पहले परखा जरूर कीजिए। नियत को परखना भगवान का काम है श्यामू दादा, इंसान का नहीं। इंसान का तो कर्तव्य है कि वो जिस भी योग्य हो तन मन और धन से इस देश की और मानवता की सेवा करे। आप धन्य सरकार, आपके विचार तो गंगा जल की तरह एकदम पवित्र है। नहीं तो दौलत का नशा तो इंसान को मौत का ख्याल रखता है। सही कह रहे हो श्यामू दादा, लेकिन ये दौलत का नशा भगवती प्रसाद के उसके पिछले जीवन की दरिद्रता नहीं था। वो कैसे सरकार? मैं जन्म से अमीर नहीं था श्यामू दादा। मेरा जन्म बहुत ही गरीब था। इतना गरीब कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब था। लेकिन बाप मजदूरी करता था, माँ कपड़े सिलाता था और मैं स्कूल में पढ़ता था। बाप से यही ना देखता था। बचपन में ही उससे मेरे माँ बाप छीन लिए। मैं तब 20 साल का और मेरी बहन 1.5 साल। नमस्कार सेठ जी, मैं अंदर आ सकता? आइए आइए, बैठिए। भगवान जी, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं किसी सेवा के गर्व से नहीं आया, जो पुरानी दोस्ती है सो ताजा करने चला है। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचान न सका। अरे सेठ जी, ये तो सेठों और साहूकारों की आदत होती है सरकार। गरीबों को कहाँ पहचानते? मैं तो कहता हूँ कि भूल जाने में कोई हर्ष भी नहीं। भूल जाने से दिमाग का बोझ कम हो जाता है। आपका मतलब मैं मतलब समझाने की कब से ही आया हूँ, लेकिन मतलब की बात जरा अकेले में हो तो ज्यादा ठीक है। अच्छा श्यामू दादा, आप वो गिलास के भीतर चले जाइए। कहिए, आप क्या कहते हैं? आपने मुझे सच में नहीं समझा? तब तो आप अपना असली नाम भी भूल गए होंगे। मेरा मतलब है जो नाम भगवती प्रसाद से पहले था।
रघुनाथ राय। जी रघुनाथ राय। बल्कि अगर मैं सिर्फ रघु कहूं तो शायद आपको जल्दी याद आ जाएगा। वो रघु जो देवीपुर गांव में रहा करता था। जवानी में उसने सेठ कल्लामल का खून कर दिया और 1.5 साल की नन्ही बहन के साथ वो देवीपुर गांव से फरार हो गई। आप कौन सुना? घबराइए नहीं सेठ जी, मैं तो पुलिस आदमी नहीं हूँ और न मैं समाज से बलूं। मैं कालीचरण, देवीपुर गांव वाला आपका पड़ोसी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जी मैं कुछ चाहता नहीं हूँ। अरे कल मैंने आपको वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखा। आपके नाम के तो जयकारे लग रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है कि भगवान की दया से आपके दिन बदल गए। अरे आप रघुनाथ से सेठ बन गए। सेठ जी ईश्वर का नाम आपकी बहुत मेरे हाथों से नहीं हुई थी। अरे वो तो खुद सीढ़ियों से गिरता मरा। मैं गरीब था, इसलिए मैं पुलिस से डर गया और इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर दिल्ली से यहाँ आ गया। अरे लेकिन गांव से एकाएक भाग जाना पुलिस के लिए पुख्ता सबूत बन गया। आपने अपना नाम तो बदल लिया, लेकिन पुलिस की डायरी से कैसे निकाल पाओगे? आपने अपने शब्द को बदल पुलिस के नजरों में तुम्हें भागे हुए अपराधी से नहीं मैं अपराधी। ईश्वर के न्याय से नहीं चलती, अदालत के न्याय से चलती। तो क्या नहीं सकती नहीं। मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चाय मंगवाता हूँ। अरे नहीं उसकी तकलीफ मत कीजिए, बस अब आगे दीजिए, मैं चलता हूँ। काजी साहब जी, मैं मान लूंगा कि आपने मेरा राज। आपका राज हमारा राज है। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ में विश्वास कीजिए। अब चलता हूँ। मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। मेरा जी कुछ अच्छा नहीं लगा। आइए मिलने वाले भी ना करीबन चैन नहीं लेने देते। मुझे हरगिज मालूम ना था कि तुम इस कदर नीच इंसान हो राज। इसमें बड़ा निश्चित क्या बात है ना? अब शादीशुदा इंसान का मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं। अरे मैं पूछती हूँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? तुमने ऊंचाई का पता है ना? और इस दुनिया में हजारों शादीशुदा वाले कुमारी औरतों से प्यार करते हैं, हजारों शादीशुदा औरतें भी कुमारी औरतों की गोद में झूला लेती हैं। मैंने कोई रोटी बात नहीं की। अरे धिक्कार हो मर्दों पर और लानत है उन औरतों पर जो अपने जीवन साथी को धोखा देने जैसा अपराध करते हैं। जीवन साथी धोखा सारे शब्द पुराने और मुर्शिदा हो चुके हैं। नई सभ्यता में इन शब्दों के लगाने वालों को जाहिल कहते हैं। जाहिल? अगर सच्चाई और नेक नियति का नाम जहालत है तो ये जहालत इस नई सभ्यता से लाख दर्जा अच्छी। अरे मैं पूछती हूँ अगर तुम्हारी बीवी किसी गैर से चोरी छुपे मोहब्बत करे तो मैं उसके रास्ते में बोला नहीं हूँ मैं ना, मेरी तरफ से पूरी आजादी होगी। झूठ, सफेद झूठ। तुम उसका गला मरोड़ डालोगे तो उसकी जान ले लोगे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यही कुदरत का नियम। कितनी नादान बुराइयां। एक म्यान में तो तलवारें भले न रह पाए, लेकिन एक दिल में प्रेमिकाएं 2, 3, 4 कितनी भी समाज है। बस दिल का साइज होना होना चाहिए। बस बंद कर ले बकवास और चले जाओ यहाँ से। आज के बाद अपनी मखबूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मेरी शराफत का मजाक फाड़ा मारे। शराफत? हाँ शरीफ इंसान। अरे मैं कहती हूँ आप जैसे कमीने इंसान के लिए शराफत का एक खपा कहते ही इसी में है कि मेरी हाँ में हाँ मिला है, वरना भूलो मत
तुम एक औरत और कुमारी और राज एक मर्द है, वो भी शादीशुदा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम दुनिया भर में बदनाम हो जाओ। दुनिया क्या फांसी लगा देगी मुझे? मैंने मोहब्बत की है, भूल की है, और मैं स्वीकार करती हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। ना ना ना, मोहब्बत की राह में लौट गया तो भूला ही कहलाता। मोहब्बत भूलने में रंजना अपराध होता। और तुम्हारे इस अपराध का जिंदा सबूत है ये प्रेम भरे पत्र जो मेरे नाम लिखे। ये काफी है तुम्हें गलत दिलाने के लिए। कानून की नजर में सारे सबूत बेकार हैं। कानून की नजर में नहीं रंजना, तुम्हारे माँ बाप की नजर में, समाज में मिलने वालों की नजर में तुम दोषी कहना होगी। अगर संसार की नजर में मैं दोषी हूं तो तुम कौन सा धर्मात्मा हो? तुमने मुझसे बड़ा अपराध किया है। अरे मैंने तो अनजाने में भूल की है, मगर तुमने जानबूझकर अपराध किया है। लेकिन सजा से तुम्ही को मिलेगी। किरदार एक मर्द है और अंजना एक और। अगर भगवान का कोई कानून है तो वो मर्द और औरत के लिए एक है। जी नहीं, संसार में भगवान के नहीं इंसान के बनाए हुए कानून लागू होते हैं। तो फिर तुम चाहते क्या हो? यही कि हमारी दोस्ती भी कायम रहे और मुलाकातें भी जारी रहे। ये नामुमकिन है। तो इसे मुमकिन करना होगा। वरना क्या होगा? वरना बंदा उसे हथियार इस्तेमाल करने पर राज, देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करो। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। पर मेरे गुनाह की सजा मेरे घर वालों को मत दो। अब आएगा तो सीधे रास्ते पर। भैया क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें तालीम दी, आजादी दी, और तुमने आपको पटपट्टी बांधकर बर्बादी के अंधेर में छलांग लगा दी। जवान भतीजा क्या कहेगा? दीदी तुम इतनी निर्लज निकली। अपनी सोच और समझ बूझ से काम लो। समझेगा मेरा? मुझमें सोचने और समझने की शक्ति कहाँ रह गई? जब कुदरत तेरा मजाक उड़ाने पर तुल जाए तो बेचारी अपनी कीमत ही कहाँ रह जाए? भाई कप चाय की उम्मीद करना आपसे बेकार है। मैं चलता हूँ। और हाँ, पर शाम को तैयार रहिए, आप मेरे साथ फिल्म देखने चलिए। और अगर मैं ना चल सकी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वैसे अगर तुम ठंडे दिमाग से खुद ब खुद ही चली आओ। बाय। ये तुमने क्या कर डाला रंजना? अपने हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? आप तो भाई, मैं चाय लेके आता हूं। दादा, चाय कमरे में ही दूसरा अरे आओ ना, अरे आओ।
तुम भी ना बड़ी डरपोक हो। हटो जी, तुम भी बड़े शरीर हो। रेस्टोरेंट का बहाना करके मुझे यहाँ ले आए। तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान है उनका। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ दीदी मिलवाने लाया हूँ। पर तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई बहन नहीं। मैं बुआ को दीदी कहता हूँ, वो एमए पास है, उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो तो खुश होंगी, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराने वाली कौन सी बात है? कोई इम्तिहान थोड़े होने जा रहा है। मुलाकात है मुलाकात। तुम तो जानते हो सुधीर, ये हमारी 5वीं या 6ठी मुलाकात है। अब तुम बिना मुझे जाने पहचाने मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गलत कदम हमारे दरमियान कोई दीवार न खड़ी कर दे। ये कोई नादान बच्चा नहीं हो सकता। वकालत पास कर चुका है और वकीलों के कदम कभी गलत नहीं होते। अगर मेरा खानदान ऊंचा ना हुआ तो मैं अपना खानदान नीचा कर लूंगा। उषा, तुम बेहद खूबसूरत हो और खूबसूरती का खानदान कभी नीचा नहीं होता। कमल का फूल कीचड़ की गोद में परवरिश पाता है, कीचड़ से जन्म नहीं लेता। अगर हमारी जात एक न हुई तो? जात तो बहुत छोटी सी बात है उषा। अगर हमारा मजहब भी एक ना हुआ तो भी सुधीर पीछे हटने वाला नहीं है। खेत की मुंडेर मिट्टी में रेंगने वाले कीड़ों के लिए होती, आसमान में उड़ान भरने वाले पंछियों के लिए नहीं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ सुधीर, जितना तुम मुझे समझ रहे हो। चीज की अच्छाई और बुराई परखने वाले की आंख में होती है उषा, चीज में नहीं होती। तो सुन लो सुधीर, तुम भले उषा को ठुकरा दो, पर उषा अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारी होकर रहेगी। नादान लड़की, मर्द जात पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेना बेवकूफी है। मर्द जात बहुत ही कठोर और एहसान फरामोश होते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती बहन। दीदी, ये उषा है, आपसे मिलने के लिए आई। और उषा, ये है मेरी दीदी रंजना। नमस्ते उषा, मुझे सुधीर की पसंद पर बहुत खुशी। और मुझे दीदी की अकल पर मां है उषा। मुझे आपसे मिलकर खुशी भी हुई और मान। और बैठो। शामू दादा, शामू दादा, किचन का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अंदर आराम कर। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, क्या हुआ है दादा को? चलो देखिए। तो रहो नहीं बेटा, मैं खुद ही आ रहा हूँ। बस तबीयत नहीं ठीक लग रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। बेटा ये कौन? दादा, ये उषा है। दीदी की दोस्त है पिताजी। काफी दिनों बाद इन लोगों की मुलाकात हुई, बहुत पुरानी पहचान है इनकी। पुरानी पहचान? ये तो ठीक बात नहीं बेटा। बात? कौन सी बात है? बात? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया बेटा। दादा, आप कुछ खोए से लग रहे हैं, क्या बात है? एक आदमी सुबह मिलने आया था तुम्हें सरकार, पता नहीं क्या कह गया, सबसे सरकार की तुम्हें कुछ कहा। कौन था वो? कोई नहीं, बस पुराना पहचान वाला मित्र था पुराना। वो क्यों आया था यहाँ और क्या कहता था? कहता था क्या कहता था? कुछ भी नहीं कहता, सज्जन पुरुष था। अगर कोई ऐसा वैसा तो तुम नाम बताइए, अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ मैं। पुलिस? नहीं बेटा, पुलिस के पास नहीं, पुलिस के पास हमें पुलिस के पास से नहीं आना। उनसे पूछना चाहिए हमें। एक गिलास पानी ले आना। दादा, आपको सामने तेरा चाहिए। पिताजी, दादा, पिताजी, पिताजी, पिताजी।
हम भी वकील हैं उषा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो अब हम भी साहिबे औलाद हो गए। अब चल के दिखाइए आप। बस इतनी सी चाल और इतनी शेखी। ये लो शय और मान, अब ना वकालत काम आएगी और ना शैतानी। बस भाई, हम तो थके, मुझे खेल वेल बंद करो और बाहर घूमने चलेंगे। बंद क्यों करें जी? बाजी आती देख के तो खेल बंद करें, हम तो खेलेंगे। ये तो जिंदगी का कायदा है उनका कि थकान हमेशा हारने वाले को होती, जीतने वाले को नहीं। हार जीत तो जीवन में होती रहती है, पर उसके लिए खेल की बातें थोड़े ना अधूरी छोड़ते हैं। लेकिन जिस खेल में माँ देखी नहीं हो उषा, उसे बीच में छोड़ देने में अक्लमंदी होती है। माँ से घबराना मर्दों का काम नहीं छुपी, औरतों का है। मैं मर्द कहाँ हूँ? मैं तो वकील हूँ, ना ही औरत ना ही मर्द। तुम कितने अच्छे हो सुधीर। काश मैं भी इतनी अच्छी होती जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मुझे तुम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अच्छी लगती हो उषा। यकीन ना हो तो कभी आजमा लेना। विश्वास है सुधीर, पर आजमाने का अधिकार है। मैं अपराधी हूँ, तुम्हारे पवित्र प्रेम के आगे मेरी स्थिति एक चोर की सी। वकील हमेशा अपराधियों के दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं। वो उनसे हमदर्दी करते हैं, नफरत नहीं। लेकिन मुमकिन है कि मेरा अपराध जाहिर होने पर तुम्हें हमदर्दी ना रहे, मोहब्बत नफरत में बदल जाए, और इस बात का विचार आते ही मेरा दिल डूबने लगता है। ऐसी बातें कर रही हो उषा, मुस्कुराहटों को छोड़कर आंखों के पीछे क्यों भागना चाहती हो? मजबूरी है सुधीर। मैंने आज तक अपनी असलियत को तुमसे छुपाया है, अब और छुपाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई ने मेरे सीने में आग सी लगा दी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे सीने में लगी आग तुम्हारी परछाई तक पहुंच जाए। तुम कैसी बातें कर रही हो उषा, मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान के साथ आपको ना। सुनो सुधीर, असलियत ये है कि उषा की एक बार शादी हो चुकी है। उषा? लेकिन ये बदनसीब उषा 7 दिन से ज्यादा सुहागिन न रह सकी। दुनिया ने उसे मनहूस करार देकर ठुकरा दिया। जमाने की ठोकरों ने उषा को अपने पांव पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उषा ने नौकरी की, अपने आप को फिर से कुंवारी जाहिर करके इस बेरहम दुनिया के आगे तन कर खड़ी हो गई। लेकिन सुधी, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी सारी शक्ति छीन ली। मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकती। तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है सुधी, मुझे मंजूर है। गुलाब का फूल पैरों से लौटा जाए तो उसकी सुंदरता नष्ट होती है, खुशबू नहीं। फूल की सुंदरता की तरह इंसान की चरम पनाह हो सकती है, खुशबू की तरह मोहब्बत नहीं। तुम इंसान है, देवता हो सुधी। तुझी ना देवता है ना इंसान, सिर्फ वकील है। लेकिन वकील अभी तक एक भी नहीं आया। बारी नहीं की, चलो बाहर घूमने चलते हैं। सच्चे दिल से कह रहे हो ना?
मेरे पास ही कहाँ है हुजूर? तो आपके पास है। और यकीन ना हो तो 100 रुपए के स्टाम्प पर हल्फिया बयान कर दूं मैं। जी 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 जरा खैरिए में देखता हूँ। और शौक था कोई काली जगह नहीं सरकार। ठीक है ना? आपसे बात करना था। उससे बात करना जी मैं भगवती को साथ देता हूँ। नमस्कार जी जी मैंने आपको पहचाना। तो 5 लाख रुपए अभी ठीक तो आप 1 घंटे बाद करा देंगे। मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। नमस्कार जी बात नहीं 5 लाख रुपए बात है। कौन मांगता है सरकार? कौन मांगता है? अरे कोई नहीं ये व्यापारी लोग कहना चाहूंगा था चलो रंजना को बाहर भेज दो। तो आ रहे आओ भाई रंजना आज मैंने तुमसे एक बात करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारी सगाई सेठ रतनलाल के बेटे के साथ करना चाह रहा हूँ। लड़का अपने शरीफ है और बड़ा सरकारी अफसर। मैं इस बात पे तुम्हारी राय चाहता हूँ। दादा आप सिर्फ मेरे भाई ही नहीं मेरे पिता समान हैं। आप जो कुछ भी करेंगे मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। पर तू तो जानती है ना बेटा मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी। नई सभ्यता और नया समय मेरे बस है। तू इस जमाने की बुद्धिमान तो आज के दौर को समझती है। मैं तेरी राय के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहता। दादा औरत तालीम लेने के बाद भी ना बस औरत ही कहलाती है। हमेशा भावुकता की लहर में बह जाया करती। औरत दिमाग से काम लेना नहीं जानती, दिल से काम लेना जानती। इसका मतलब पूरी राय से सहमत? सिर्फ सहमत ही नहीं पूरा भरोसा भी। ये लगने क्या अगर सुधीर की माँ जिंदा होती तो मेरे कांधे का बोझ ही आधा हो जाता। भगवान से कौन लड़ा सकता है? जो बातें इंसानी पहुंच के बाहर होती है उनमें भगवान के सामने सिर झुका लेना ही ना अकलमंदी का काम होता है। ठीक है लेकिन देखो ना बहन आज हमारे पास धन है शौहरत है सब कुछ लेकिन माँ बाप का साया नहीं। मैं तो 20 साल तक उनके साथ रहा पर तू अरे तू तो 1.5 साल की थी जब वो हमें छोड़कर चले गए। हमेशा और उस समय हम लोग कहाँ रहते थे? उस समय हम लोग पीढ़ी तो रहा करते। और फिर यहाँ कैसे आए? हम लोग बहुत गरीब इतने गरीब कि खाने को सरकार रोटी गाड़ी तैयार है। अच्छा अब चलो मैं आता हूँ। हे भगवान मेरी लाज रखना आशीर्वाद बनाया। दिल में लगा दूंगा वो पल में पिघल जाओगे। भैया टैक्सी आपको बाहर गुजार सकती फिल्म शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाद। टैक्सी वापस लौटा दीजिए फिर मैं अदा कर दूंगी। ये तो आप हमेशा से करती हैं। बिल्कुल अगर आप बैठने का कष्ट करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है।
तुम्हारा गुस्सा हांडी के उबाल जैसा। आग बुझते ही तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और अब मैं उसी बुझी हुई आग पर पानी छिड़कना चाहती हूँ ताकि वो आग फिर कभी न जल सके। देखो राज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करो, मुझे इस बुराई के राह में ना घसीटो। दुनिया में कुछ भी बड़ा या बुरा नहीं, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अब बुराई और भलाई पर बहस करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं बची है राज। एक कमजोर औरत की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। औरत कमजोर होती, अगर औरत कमजोर होती तो बराबरी खाट क्यों मारती? अरे कमजोर तो मर्द होता है जो औरत के ना उठाता। मजाक ना उड़ाओ राज, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी जीने से पहले मौत का ख्याल बुझती है। बुजदिली नहीं, मजबूरी। भाई साहब मेरा रिश्ता तय करने जा चुके हैं और इस नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं इस पुराने रिश्ते का फैसला करना चाहती हूँ। सबसे पहले नए रिश्ते की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब आप अपना फैसला सुना दीजिए। फैसला तो कुदरत ने सुना दिया है ना। मेरे पास धर्म पत्नी थी, तुम्हारे पास धर्म पत्नी। जमाने को शक की गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसी जिंदगी से मैं मौत को पसंद करूंगी। पर आत्महत्या करने से पहले मैं तुमसे विनती करती हूँ राज, मेरे सारे पत्र मुझे वापस लौटा दो। पत्र वापस करो तो मेरा तुम्हारे बीच रिश्ता क्या रहेगा? आप मुझे याद ही क्यों करोगी? हमारे प्यार की निशानी है रंजना। ये निशानी मेरी जिंदगी में एक लोहे की दीवार बनकर खड़ी हो गई है राज, जो रंजना को सुख और चैन दोनों से जुदा रखेगी। तो तुम इस दीवार को तोड़ना चाहती? अगर ये दीवार ना टूट सकी तो इससे टकराव में मर जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। सुनो रंजना, एक मिट्टी की दीवार तोड़ने के लिए भी मजदूरी देनी पड़ती है, और फिर ये तो लोहे की दीवार, मजदूरी कुछ ज्यादा लगती। जायज कीमत कभी किसी को नहीं दुखती राज। देखो रंजना, तुम्हें पूंजीपति की बहन हो और एक पूंजीपति की बहू बनने वाली। बंदे की डिमांड सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? मगर मेरे अपने पास इतने रुपए कहाँ हैं? नहीं, अदन गर्दन की भी गुजर डालो। कितने पड़े? कितना हो गया? मुझे सोचने की थोड़ी मोहलत दो। ठीक है, मुझे फोन पर इत्तला कर देना। राज, अपने भाई के पक्के तो रहोगे। सौदेबाज कभी झूठ नहीं बोला करता है ना, और फिर ये तो अपना पुराना व्यापार है। अरे भैया, हमारा बाप जल्दी। ये तो कुदरत का नियम है, एक आता है एक जाता। क्या बात है भाई? आज तो जिंदगी की गहराई में गोते लगा रहे हो। बिना गहराई में गोते लगाए मोती हासिल नहीं। मोती तो हाथ में होते हैं उस्ताद मुकद्दर से, अलबत्ता गहराई में उतरने का इम्कान ज्यादा होता है। क्या पियोगे? चाय फिर कभी आप अगर फिल्म देखने जा रहा हूँ। मिलता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। शाम दादा, शाम दादा। जी छोटे सरकार। चाय लाना जरा। चाय तो हाजिर है छोटे सरकार, मैं तो खुद ही लेके आ रहा। क्या बात है शामू दादा, तुम तो एकदम ज्योतिषी हो रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। बता सकते हो क्या खुश हैं? कोई मुकदमा जीता होगा छोटे सरकार। मुकदमा? जब से वकालत शुरू करी है एक भी केस हासिल नहीं हुआ है। जीतेंगे क्या खा? तो फिर किसी से नैना चार हो गए होंगे छोटे सरकार। जवानी की है सबसे बड़ी। मान गया शामू दादा तुमको भाई, तुम ज्योतिषी नहीं महाज्योतिषी हो। अब ये बताओ कि उसका नाम क्या है? ज्योतिष की विद्या नाम नहीं बता सकती छोटे सरकार, लेकिन वो आज आपके साथ शतरंज जरूर खेली। अच्छा जी, आपको कैसे पता कि ये कन्या वही है? रामू ने धूप में बाल सफेद नहीं किए।
क्या विचार है तुम्हारी का? पूरी एक नंबर है सरकार। मैं तो कचहरी में शादी करूंगा, मैं ये राहु केतु के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अरे कचहरी छोड़ थाने में कराइए सरकार, लेकिन करिए जल्दी। पूरे जिलों में रंजना देवी ससुराल चुनी ये घर सुना हो जाएगा। बिना स्त्री के घर उजाड़ बना दीदी कहाँ है दादा? सगाई की खबर सुनकर थोड़ी उदास। क्यों ना बेटियों को मायके छोड़ने का दुख होता है। दीदी को यहाँ भेज दो। आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दीदी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। ये भी कोई पूछने की बात है दीदी? कुदरत ने बचपन में ही माँ की मोहब्बत का तारा मुझसे छीन लिया। तब से लेकर आज तक अगर किसी चीज ने भी उस कमी को पूरा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार है दीदी। सुधीर, अगर तुम्हारी दीदी ने दुनिया की नजरों में कोई अपराध किया हो तो क्या? तो दीदी दुनिया की नजरों में अपराधी होगी, तो दीदी की नजरों में सिर्फ और सिर्फ दीदी। सुधीर, मेरा अपराध ये है कि मैंने बिना सोचे समझे आंखों पर पट्टी बांधकर मोहब्बत की भूल की है। सोच समझकर और आंखें खोलकर मोहब्बत की भूल कोई नहीं करता दीदी। पर सुधीर, मेरी वो भूल अब एक अपराध का रूप धारण कर चुकी है। मैंने जिससे मोहब्बत की वो शादीशुदा निकला। नीच और कमीना भी। मैं अपराधी हूँ, पर बदली नहीं। संसार में हर इंसान अपराधी है दीदी। कानूनी या नैतिक तौर पर गलतियां जरूर करता है, लेकिन छुपाता है, जाहिर नहीं करता। और मेरी नजरों में ऐसे लोग बहुत ऊंचे दर्जे पर होते हैं जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। सुधीर, मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करते ना? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। दुनिया में ना कोई इंसान देवता है ना शैतान। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी। जिनमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं वो अच्छे इंसान कहलाते हैं, और जिनमें बुराइयां ज्यादा होती तो वो बुरे इंसान। पर सिर्फ इतना है कि अच्छे इंसान में बुराइयों की कमी नहीं होती और बुरे इंसान में अच्छाइयों की। सुधीर, तुम्हारे प्यार भरे शब्दों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पर मेरे हाथ के लिखे हुए खत उसके पास है और उन्हें वापस करने के लिए वो मुझसे ये हार मांगता है। कौन है वो? राज। राज? ये मनोरमा का भाई? कौन सी मनोरमा? राज की छोटी बहन है दीदी, मेरे साथ लॉ कॉलेज में पढ़ती। आप नहीं जानते, लेकिन आपने हाथ उतार क्यों नहीं दिया? इस घर के तमाम प्रॉपर्टी के मालिक से पूछना मेरा कर्तव्य था। प्रॉपर्टी कभी एक की होकर नहीं रही है दीदी। दीदी, तुम हमेशा सुधीर की दीदी ही रहोगी। सुधीर बेटा, मुबारक हो, तुम्हारे दीदी की सगाई पक्की करके आया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो पिताजी। आज मैं बहुत खुश हूँ। शामू दादा कहाँ है? शामू दादा, शामू दादा तुम्हें भी मुबारक हो, रंजना बिटिया की सगाई पक्की कराया। पिताजी, आज आपको हमारे साथ मिलकर चाय पीनी पड़ेगी। बस नहीं, ये पानी में दूध मिलाकर पीना मेरे बस की बात नहीं। अरे दादा, सुधीर का दिल रखने के लिए एक घूंट पी लीजिए। अच्छा, वो कह रही है तो पी लेता हूँ। दादा, चाय बना के लाइए, ले जाओ। वैसे दादा, एक बात तो है, क्यों है? गुरु की कोई कमी नहीं, लेकिन बिस्तर पर भी बिना चाय पिए रात में उतरेंगे नहीं। नमस्कार सेठ जी। मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग आए तो। ये गाली
मैंने फोन पे आपसे कुछ बात की तो क्या सोचा है? जी मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आपको इतना रुपया क्यों चाहिए। सिर्फ जी तो सीधी बात है, कालीचरण भी छोटा सा व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए कुछ कर दो। अब ईश्वर ने आपको इतना दे रखा है तो मुझे लगता है कि आप उसकी मदद करेंगे। तो ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप नींद से जाके लिखा पढ़ी कर लीजिए, आपसे कोई सूद नहीं लूंगा। आपके पास जब पैसा हो तो फटाक देगा, ठीक? क्या करनी बुद्धि से तो आपको तकलीफ नहीं है। पुराने दोस्त हो इस बात में चला दोस्ती का नाजायज फायदा भी ना उठाओ दोस्त। नाजायज फायदा उठाना होता तो कब का पुलिस को खबर कर देता। लेकिन मैं इतना कठिन नहीं। दोस्त को धोखा देना में तो ज्यादा है पाप है। लेकिन जब दोस्ती हो तब ना आप मुझसे क्या चाहते हैं? ठीक है बस बात अब तक मेरे साथ मुमकिन नहीं। और इनकी बता दिया है मेरी बहन की परसों सगाई। अरे सेठ जी आपने बताया नहीं कि आपकी बहन की सगाई है। तो इस शुभ अवसर पर व्यापार बहुत अच्छा होगा तो मैं नहीं आपका मतलब क्या है? मतलब ये है सेठ की प्रसाद की मांग से 5 लाख नहीं और उससे ज्यादा होगी। मुझे लगता है देने में तकलीफ भी नहीं होगी। जोश में जाओ, मत बोलो कि तुम अपराधी हो। आपने ही काल कोठरी में डाल दिएगा, ये दौलत हरी की हरी रह जाएगी। अच्छे को मत बनाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम बच्चों की नजर में जलील हो जाओ। चलता मिलूंगा शुभ अवसर। क्या सोचा आपने? शुभ अवसर पर दोस्ती निभाओगे या दुश्मनी मोल लोगे? ये समझ लो कि आपको रुपया व्यापार में नहीं चाहिए, बल्कि प्रसाद के पिछले जीवन की जानकारी के बल पर तो मेरी दोस्ती को दबाकर आप उससे पैसे हटना चाहते हैं। दोस्त ये कमीनापन है। इस दुनिया में बिना कमीनापन दिखाए दौलत कहाँ हाथ आती है? दौलत से बड़ी इंसानियत की बची होती है। लेकिन दौलत से इंसानियत खरीदी जा सकती है। तो तुम भी अपनी इंसानियत बेच रहे हो? जी हाँ, और बहुत ही कम कीमत पर। 10 लाख। 10 लाख ये बहुत कम है। तो इंसानियत की कीमत यदि कोई दुनिया भर की दौलत से भी चुकाना चाहे तो वो भी कम पड़ जाती है। इंसानियत की कीमत यदि कोई चुका सकता तो इतने भयानक हादसे ना होते, ये युद्ध ना होते, इंसान का दुश्मन ना होता। तुम्हारा विचार है से हमारा नहीं, और इस दुनिया में विचारों का ही मतभेद है। मेरा विचार से आप सहमत हो जाते किस बात का झगड़ा? जनाब का ख्याल मेरी ख्याली से बड़ा होता है। दूसरों की और अगर मैं इसका फायदा ना उठा लूं तो इस शुभ अवसर पर तुम्हारे हाथों में पुलिस दरिया डालकर स्वागत करे, अच्छा नहीं लगेगा? रघुनाथ प्रसाद, मेरा मानना है कि मदद भी करो। टीचर मुझे तुम्हारी कोई मतलब नहीं, तुमको ये अफसोस होगा। मुझे तो
तो उससे इस बात का होगा मैं कानूनी अपराधी चरित्र, लेकिन ये कानून का फंदा मेरे पीछे साए की तरह पड़ा है। लेकिन तुम चरित्र के दोषी मगर देखो कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बता सकता। अरे कानून मंदा है जो कुछ देख नहीं सकता, ये कानून पहना है जो कुछ सुन नहीं सकता, और ये कानून गूंगा है जो कुछ बोल नहीं सकता। मैं इस कानून की टक्कर दूंगा, मैं इस कानून से टक्कर दूंगा ना दोस्त में ना और मैं भी सकता। मैं जानता हूँ कि दौलत तुम्हें इस शिकंजे से बचा सकती। ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी बदनामी का भी कोई ख्याल है, लेकिन अपने बेटे के बारे में तो सोचो से, अपनी बहन के बारे में तो सोचो से। बेचारे मुंह दिखाने के लायक भी हो जाएगी से, सोचो से। ऐसा नहीं होता। तो ये बस है, सब बस है। ठीक है, 1 घंटे बाद आ जाओ। कहाँ से? बच्चों को ना बताना, क्योंकि बच्चों को बताना मतलब अपने ही हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। बच्चों की खुशियां खराब करना चाहता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। आज से दुनिया की गाड़ी को हर एक चीज मोहब्बत और हमदर्दी की आस लगाए बैठी, ये निराश मत करना। घर को निराश करने से पहले मुझे इस घर से नहीं, इस संसार से चली जाएगी। अरे हाँ, लेकिन पिताजी को अभी नहीं बताएंगे। दीदी की शादी का शौक दे ले, फिर बताएंगे पिताजी को। हमने तो सुन लिया छोटे सरकार। थोड़ी देर और था, अभी अभी कचहरी से शादी करके आ रहा हूँ। दीदी के तैयारी का शगुन दे ले, फिर बताएंगे पिताजी को आराम। जो हुक्म मेरे छोटे सरकार, लेकिन राम कसम तबीयत एकदम बस थोड़ी देर और था। बहुत अच्छा बहुरानी, आप रसोई घर में जाके जरा सा काजल लगा लीजिए, सुधीर भैया, और बाहर बगीचे में कुर्सियां लगवा देता हूँ। हाँ हाँ जाइए। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। भगवान ने चाहा तो सारा जीवन इस तुम्हारे सपने की तरफ देगा उषा। सच, तुमने मेरी सारी असलियत जानते हुए भी मुझे अपने जीवन में जगह दी। मैं तुम्हारा ये एहसास दुखर नहीं भूलूंगी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है उषा कि दुनिया वाले गम की काली रात में जिस सुहानी भोर उषा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो सुहानी भोर उषा मेरी जीवन संगनी है। जीवन साथी मुबारक हो सुधीर। धन्यवाद दीदी। उषा इधर आ। सदा सुखी। दीदी आपने मेरे कपड़े नहीं बदले? सुधीर, इतनी जल्दी क्या है? नहीं दीदी, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। उषा तुम दीदी के कमरे में जाकर अपने पूरे कपड़े निकालो। और दीदी मैं बाहर का काम देखूंगा। सुधीर, हाँ? राज के आने का समय हो गया। घबराओ नहीं दीदी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर सकते, ठीक है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मत घबराओ, मैंने कहा ना, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। Hello,
दिल में लगा दूंगा वो पल में जाओगे। नमस्ते सरकार। विजय भाई समय के साथ से आ गए। मैं भी आप ही की राह देख रही थी। सागरी इंतजार का तहे दिल चला। इसके बाद तुम्हारा नाम नहीं भूल जाएंगे। इंसानियत से पेश आने वाले लोग जीवन भर याद रह जाते हैं। अगर तुम्हें रत्ती भर भी इंसानियत बाकी है तो मेरे सारे पत्र मुझे वापस कर दो बिना कोई कीमत वसूल किए। मैं तुम्हारे ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। दरअसल सूखा एहसान लादने का मुझे कोई शौक नहीं है, बड़ा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर। एक बार फिर सोच लो राज, कमान से निकला हुआ तीर फिर कभी वापस नहीं आता। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, वादे के मुताबिक कीमत वसूल करने आया। तो ठीक है, मैंने देने से मना कर दिया। बैठो, नाराज क्यों होते हो? चाय मंगवा दूं? जी नहीं धन्यवाद, आप जल्दी कीजिए। ठीक है, तो मैं हाथ उतारती हूँ और आप पत्र भी उतारिए। पर मैं कैसे मान लूं कि आप सारे ठगता हैं? पूरी कीमत वसूल करने वाले कभी धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो फिर पत्र मुझे दीजिए। मैं कैसे मान लूं कि आप हार गए? अपनी इज्जत बचाने वाले कभी धोखा नहीं देता है। भरोसा है। दिल में लगा दूंगा वो पल में पिघल जाओगे। दीदी अब आप अंदर जाओ, राज बाबू को मेरे हवाले करो। रंजना आखिरकार तुमने मुझे धोखा दे दिया। घबराओ नहीं राज, मैं तुमसे ये हार नहीं छूंगा। इसे तुम अपने पास ही रखो। कहो क्या कहना चाहते हो? यही कि दीदी से तुमने अपने पत्रों की कीमत अदा कर दी, लेकिन मेरे पत्रों की कीमत कौन अदा करेगा? मुझे क्या मालूम किसके पत्र? तुम्हारी बहन मनोरमा के हैं। ये प्रेम भरे पत्र उसी में लिखे हैं। ये तीनों पे पढ़कर देख लो। मनोरमा को धोखा दिया। मैंने मनोरमा को धोखा नहीं दिया, मनोरमा ने मुझे धोखा दिया था मेरे टिक्कू के लिए। टिक्कू ने मनोरमा को धोखा दे दिया कामनी के लिए, और कामनी मेजर को धोखा देगी शायद किसी कर्नल के लिए। देखो राज, मैंने जो किया वो गलत। मनोरमा के मैंने शादी, ये बात मुझे वापस कर दो। वकील को फुसला कर बेवकूफ बनाना चाहते हो बच्चों? मैं इन पत्रों से दीदी की बेइज्जती का बदला लूंगा। सुधीर, तुम्हारे पैर पड़ता हूं सुधीर। मैं तुम्हारे पैर के पैर पे माफी मांगूंगा सुधीर। मनोरमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सुधीर। तुमसे भीख मांगो मुझे। तुम भीख मांगते हो इंसान? इससे मेरी बहन ने भीख मांगी और ठुकराई गई। बहुत शर्मिंदा सुधीर। जिंदगी की बात सोच लो एक बार। मैं आगे जाने का कभी नहीं करूंगा सुधीर। सच्चे दिल से कह रहे हो या फिर से कोई ढोंग रखा है? मैं बहुत शर्मिंदा सुधीर। आ चलो, हार इधर लाओ और ये पत्र अपनी बहन की शादी के पहले लेकर जाना। अब आप जा सकते हैं। दोबारा आ जाएगा मुझे। धीरे नहीं, वकील साहब कहो, वकील साहब दफा हो जाइए। और हाँ, जरा अपनी बहन को ये भी बोल दीजिएगा कि मर्द कोई खेलने वाली चीज नहीं है। चलिए दीदी,
जी जी मैं साहब बोल रहा हूँ जी। इधर डायरी में देखता हूँ। कौन है शाहदारा? नाम तो नहीं पूछा सरकार। उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हेलो जी, सेठ साहब घर पे नहीं है। ठीक है, तो परेशान क्यों है सरकार? जी, कुदरत मुझसे नाराज है शाहदारा। जानते हो तुम कौन हो? मैं आपका सेवक हूँ सरकार, खाने वाला नौकर। और ये भी जानते हो कि नौकर के तक कर्तव्य होता है। मालिक की आज्ञा का पालन करना, मालिक के पसीने से बाहर लेना मेरा धर्म है सरकार। कोई भी चीज तुमसे छिपी हुई नहीं, इसका जर्रा जर्रा तुमको पहचानता है। की माँ की मौत के बाद तुमने मेरे बच्चों को मां से तरह पाला। ये सब आपकी कृपा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर की वैसे ही सेवा करो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? बता, तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक बार अपनी गरीबी कहानी सुना था? याद रखना। तो आगे सुनो। एक वक्त ऐसा आया तो हमारे पास खाने को कुछ भी न था। मेरी छोटी बहन भूख से बिलख रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जब वहां बाजुओं को भीख मांगने में शर्म सी आ रही थी तो मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब मैंने चोरी करने का फैसला किया। चोरी करने के इरादे से धरवान सेठ के घर में घुस गया। मैं चोरी करके निकल ही रहा था कि तभी उस सेठ ने मुझे देख लिया और चूहों के पास पकड़ लिया। मैं डर गया। मैंने उसे धक्का दे दिया। सीढ़ियों से जाके उसका सिर फट गया और उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस आ गया और मैं अपनी बहन को नहीं देने से यहाँ भगाया। मैंने अपना रूप बदल दिया, अपना नाम बदल दिया। मैंने कौन से कर्म थे, भगवान ने कुछ गरीब को अमीर बना दिया। मैंने सब कुछ बदल दिया लेकिन कानून के लौपास से अपना पीछा न छोड़ा पाया। तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है सरकार? आपने उसका खून थोड़ी किया है। धनाढ़ की मौत तो खुद से ही हो गई। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान का दिया सब कुछ है, यही तो सबसे बड़ा दुख है शाहदारा। काश मैं पूंजीपति ना होता तो ये दौलत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लोग मुझे धमकियां दे, मुझे पैसा आना चाहते हैं उसके पास। उनका मुंह बंद कर दिए सरकार। तक करूंगा तो किस का करूंगा? उनकी आंख जोक की तरह मेरा रहेंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह से मेरे बच्चे जीवन भर व्यवस्थित रह जाएंगे शाहजादा। उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका रास्ता मैंने हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी शाहजादा। ये जान लगा देना सरकार। जो वचन तुम सारी वचन छुपाए रखो, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कह दी कि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। मैं इस अपराधी का से फिर डालूंगा ताकि ये आत्मा आजाद हो जाए। ये आप क्या कह रहे हो सरकार? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, मेरे बच्चों को यहाँ बुला। नहीं नहीं सरकार,
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सरकार। मेरा दुश्मन मत बनो शामुदाना, जाओ। ऐसा मत करिए सरकार। जाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। लेकिन क्या हो रहा है? आपने निभा क्यों? सब भाग्य का चक्कर है। मेरा दिन आ चुका। तब पिताजी। दादा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी, शामू दादा, पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शामू दादा। सुधीर, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी जल्दी फोन करो। सुधीर, रुको, सुधीर, पिताजी, पिताजी, सुधीर, मेरे पास पिताजी, दिल की बात दिल में रहने चाहिए बेटा। दादा, ये आपको क्या हो रहा है? पिताजी, तो वक्त मेरी बहन, तो सुधीर, मेरा बेटा है, तो रंजना मेरी बहन है, मेरी निशानी बेटा, और रंजना मेरे माँ बाप, शादी जैसे भगवान की। दादा, आपकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। देखिए ना, आपकी बहू आपके सामने खड़ी है। कौन? उषा? जीती हो बेटी, जीती हो। क्यों रे सुधीर? चोरी है? अपने तेरी सगाई की यार बेटी, तुझे माफ करना बेटी, मेरा संबंधी कौन है बेटी? मेरे पिताजी का नाम कालीचरण है। हम देवी के रहने वाले हैं। तेरी पुत्र कालीचरण। आओ कालीचरण, अब हम सब बंदी बन गए। जी, उषा और सुधीर ने शादी कर ली है। भगवती प्रसाद के बेटे से कालीचरण, भगवती प्रसाद बेटे शादी हो गई? ये भी पढ़े उषा, ये चेक ले लो बेटा। ये मेरी तरफ से तेरा लिए
पहला और आखिरी तोहफा है। हरिचरण के परिवार का ध्यान रखना। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, अपना पिताजी का ध्यान रखना। पिताजी उनका ध्यान रखना। पिताजी तो ये थी आज की प्रस्तुति। उम्मीद करता हूँ आपको प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। हमारे बीच पृथ्वी रंगमंच से कानपुर से आए हुए हैं मोहित बरुआ जी, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। वो हमारे कलाकारों को सम्मान देकर सम्मानित करना चाहते हैं। तो पाठ बच्चे भगवती प्रसाद की भूमिका में थे सुमित श्रीवास्तव जी। मुनीम की भूमिका में थे आयुष तिवारी। श्यामू काका की भूमिका में थे शशांक मिश्रा। कालीचरण की भूमिका में थे नवल किशोर। रंजना की भूमिका में काव्या मिश्रा। राज की भूमिका में तरुण कुमार यादव। सुधीर की भूमिका में अभिषेक कुमार सिंह। उषा की भूमिका में सौभाग्य पांडे। ये थे हमारे वो कलाकार जो मंच पर थे। बैक स्टेज के कलाकारों से आपको मैं रूबरू कराना चाहूंगा। प्रकाश परिकल्पना थी मनीष सैनी जी की। आगे याद रहिए, स्टेज आ जाइए, सम्मान मिल रहा है। प्रकाश सहायक थे नीतीश भारद्वाज। वस्त्र विन्यास काव्य मिश्रा सौभाग्य पांडे। मंच सामग्री विकास दुबे प्रतीक कुमार तिवारी। संगीत संकलन एवं संचालन अमरीश आर्यन। आगे बढ़े। मंच व्यवस्था श्रीमती सोनी, श्रीमती अंजू अंकुर। नमस्ते। मंच प्रबंधक विपिन कुमार। और प्रस्तुति दल राहुल कुमार और करीम। वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा। मुख्य सज्जा प्रतीक कुमार तिवारी। और मंच परिकल्पना एवं निर्देशन सुमन सक्सेना अंकुर जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
है